नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा और उपन्यास विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में लोगों ने कुल 550 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप संख्या 551 कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न और गजाधर। तो आप कोड देख रहे हैं, इस कोड के हिसाब से आपको जवाब देना है कि कौन कौन से ऐसे पात्र हैं जो कि प्रेमचंद के उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लाग किया जाए। ए है, बी है और डी है ना। कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर जो है प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं, है ना। बात करें जो कृष्णचंद्र की, तो कृष्णचंद्र को आप लोगों ने देखा होगा सेवा सदन में रहते हैं। सोफिया की बात करते तो रंगभूमि का प्रमुख पात्र है और गजाधर सेवा सदन के पात्र हैं। जो हरिप्रसन्न है, ये पात्र की बात हम लोग करें तो सुनीता जो कि चंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है उसके पात्र हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बृहस्पति तैयारी आप सबको यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। यहाँ पे आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। कृष्णचंद्र सेवा सदन, मैंने आपको बताया था ना, सेवा सदन में 18 जन 1918 में लिखा गया उपन्यास है, प्रेम से रहते हैं, प्रेमचंद का है। सोफिया रंगभूमि के प्रमुख पात्र है। सोफिया रंगभूमि में तू पहुँच, टू पाँच 25 प्रेमचंद का उपन्यास, ध्यान में रखिएगा। गजाधर सेवा सदन, है ना, सेवा सदन उपन्यास का पात्र है, प्रेमचंद का है। हरिप्रसन्न सुनीता, परख सुनीता त्याग के लड़े सुखदा विवर्त गयो वैदित, ये जयनंद के उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न है 552 है कि 30 40 50 उपन्यास के लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव या फिर प्रभाकर माचवे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर 30 40 50 अगर मिल जाए तो उसको पकड़ कर रखिए। प्रभाकर को कर लीजिए, पकड़ कर रखिए, प्रभाकर माचवे ये ध्यान में रख लीजिएगा। 30 40 50 प्रभाकर, ठीक है। 30 40 50 उपन्यास किसके हैं? प्रभाकर के हैं। प्रभाकर माचवे को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। इनके अनुपन्यास है परंतु, क्षमा, सांचा आदि। जबकि केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास है कोहबर की शर्त और राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास है उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, सह और मात, उल्टा, मुखर चिंतन आदि है। भरत प्रसाद गुप्त के उपन्यास है सती मैया का चौरा, मसाल और गंगा मैया आदि है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 553 है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रेमदा, धर्मवीर भारती, राजीव असुरजा, मनोहर श्याम जोशी। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया। कुरु कुरु स्वाहा करते हैं ना तो बड़ा मनोहर लगता है। तो मनोहर श्याम जोशी को ध्यान में रखिएगा। कुरु कुरु स्वाहा करना मनोहर लगता है, तो मनोहर जोशी को ध्यान में रख लीजिएगा। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक जो है मनोहर श्याम जोशी हैं। मनोहर श्याम जोशी किस्सा गोई के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके अनुपन्यास हैं कसब मतलब क्या जाने, हरि या हरकुलिस की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्वाप और कौन हूँ मैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए, अगर कोई कह दे क्वाप, कसब कह दे तो बड़ी मनोहर लगता है, हरि हरकुलिस मनोहर लगता है, टाटा करे कोई प्रोफेसर से तो मनोहर है, मनोहर फार जोशी ध्यान में रखिएगा। हमजाद मनोहर होता है और मैं हूँ, कौन हूँ मैं मनोहर, क्वाप मैंने अजीब, कोई अजीब व्यक्ति है तो मनोहर लगेगा, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 554 है कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, बिंद्रावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर विकल्प डी कमलेश्वर का। तो 554 का आप सबका जवाब आ गया। विकल्प डी को लॉक किया जाए, कमलेश्वर इज राइट आंसर। सुबह दोपहर शाम किसका नाम लो? बोले कमलेश्वर का, एक है नाम, सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर का। और 30 40 50 प्रभाकर माचवे, ध्यान में रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट उपन्यास है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, है ना। कमलेश्वर के अनुपन्यास 157 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान, लौटे हुए मुसाफिर, वही बात, एक और चंद्रकांता और कितने पाकिस्तान, अंतिम से। देखिए, है ना, दोपहर से शाम तक कमलेश्वर का नाम लेते हैं
और कमलेश्वर के लिए 1 सड़क 57 गलियां हैं। हर तीसरा आदमी कमलेश्वर की पूजा करता है ना। डाक बंगला, कृपा, कमलेश्वर की कृपा से डाक बंगला। समुद्र में खोया हुआ आदमी कमलेश्वर की कृपा से बच गया है। काली आंधी कासे काली, कासे कमलेश्वर, काली आंधी कमलेश्वर, आगामी अतीत कमलेश्वर। रेगिस्तान में कमलेश्वर ही सहायक होंगे। लौटे मुसाफिर कमलेश्वर की कृपा से। वही बात कमलेश्वर की। एक और चंद्रकांता कमलेश्वर का, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के, अंतिम सफर कमलेश्वर के पास जाना है ना। ऐसे कुछ ट्रिक बना लीजिएगा कि अंतिम सफर कमलेश्वर के पास जाना है, तो कमलेश्वर पर कमलेश्वर जी को ध्यान में रखिएगा। आप प्रश्न संख्या 555 है कि मुझे चाँद चाहिए किस विधा की रचना है? कविता, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी उपन्यास इज राइट आंसर, है ना। मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। उल्टे सीधे 69 में लिखा गया, 1969 में लिखा गया है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इनकी अनुपन्यास है अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए, गुलदस्ता। सुरेंद्र वर्मा मुख्यतः नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंद, नायक, खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण, 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनी एक, और शकुंतला की अंगूठी, कैद हयात, सब नाटक हैं सुरेंद्र वर्मा जी के। अब प्रश्न संख्या 556 है कि सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर या फिर आगे का? तो सारा आकाश कौन? बोले सारा आकाश तो राजेंद्र का है। राजाओं में जो इंद्र होगा ना, सारा आकाश उसी का होगा। इधर में रखिएगा, सारा आकाश किसका है? राजेंद्र यादव का है। इधर में आप रख लीजिएगा। अब व्याख्या देख सकते हैं, सारा आकाश उपन्यास के लेखक राजेंद्र यादव हैं। प्रेत बोलते हैं राजेंद्र यादव का उपन्यास 1960 में लिखा गया है। सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया है ना। जो प्रेत बोलते हैं, ये उपन्यास पहले था प्रेत बोलते हैं, फिर सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। इनके लिखित कुछ अन्य उपन्यास हैं, जैसे प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा सा है और मात, 1 इंच मुस्कान, मन्नू भंडारी के साथ इन्होंने लिखा था। शेष लेखकों के उपन्यास इस प्रकार है ना। तो देखिए, आप कह सकते हैं प्रेत बोलते हैं तो बिल्कुल राजेंद्र यादव, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव के पास जाते हैं, उल्टा राजेंद्र यादव के पास, और एक और सह और मात राजेंद्र यादव का है, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव की है। ये ध्यान में रखिएगा। अब मन्नू भंडारी की बात करते हैं ना, तो आपका बंटी एक एक भंडारे में जाता है, एक भंडारे में जाता है, महाभोज करता है, महाभोज। तो आपका बंटी एक महाभोज करता है। आपका बंटी 1 इंच मुस्कान महाभोज मन्नू भंडारी का है। और कमलेश्वर का भी आपने देखा था कि 1 सड़क 57 गलियां, हर तीसरा आदमी कमलेश्वर की पूजा करता है। डाक बंगला कमलेश्वर की कृपा से, समुद्र में खोया आदमी आ जाए तो कमलेश्वर कृपा है। काली आंधी कमलेश्वर की, आगामी अतीत कमलेश्वर का, सुबह दोपहर शाम एक के नाम कमलेश्वर, है ना। रेगिस्तान में अगर कोई व्यक्ति फंस जाए और लौट जाए तो समझो कमलेश्वर की कृपा है। वही बात कमलेश्वर की, वही बात कमलेश्वर की। और एक और चंद्रकांता कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के हैं? अंतिम सफर कमलेश्वर कमलेश्वर के पास जाना है ना। आगे का शिखर एक जीवनी 2 भाग है, जिसका 1940 1944। नदी के द्वीप 1951 में आगे का है, और अपने अपने अजनबी 1961 में हो जाते हैं। आगे ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि शेखर की जीवनी आगे है ना, नदी के द्वीप आगे हैं, और अपने अपने अजनबी आगे हो जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 557 है कि इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच। सब जान गए भैया, देखो कब तक पुकारूं रांगे राघव जी का उपन्यास है, कमलेश्वर जी का नहीं है। दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच ये यशपाल का है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। दिए गए उपन्यास में कब तक पुकारूं उपन्यास यशपाल का नहीं है, बल्कि रांगे राघव जी का उपन्यास। रांगे राघव के अन्य उपन्यास है विषाद मठ, उबाल, है ना, राह, ना रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बात, भारती का सपूत, यशोधरा, जीत गई, घरौदा, लेई का ताना, लक्ष्मा की आंखें, मेरी भवाधारो, पस्सी और आकाश, शिव और राई और पर्वत, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन। शेष सभी यशपाल के उपन्यास हैं, है ना। यशपाल के अनुपन्यास की बात करते हैं, जैसे दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, दा से दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेज, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 2 भाग है। 12 घंटे की इनका उपन्यास है। अप्सरा का स्वाप, और क्यों फंसे, और तेरी मेरी उसकी बात। बोले यशपाल जी के उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ तथा खिला फूल किसके उपन्यास है? जवाब देना है। प्रेमचंद, निराला, दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी आ गया ना। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या में है, और अधकिला फूल अयोध्या में आपको मिलेगा। अयोध्या फॉर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियत को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 500, इसका एक भी व्याख्या भी देख सकते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में अयोध्या में, अधकिला फूल 1907 में अयोध्या में, ध्यान में रख लीजिएगा।
और निराला का जो उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, कुल्लीभाट, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़ है ना। अब 559 एक राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हो तो कौन सा उपन्यास लिखा? निसहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल देखिए राधा कृष्ण ने क्या किया था ना, गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए निसहाय हिंदू, निसहाय हिंदू। जब निसहाय हिंदू होगा तो राधा कृष्ण की शरण में जाएगा, मैंने आपको बताया था, है ना। ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, जब हिंदू निसहाय होगा, है ना, तो क्या करेगा, राधा कृष्ण के पास जाएगा, क्योंकि गोवध हो रहा था। ठीक है, चलिए। जबकि भूतनाथ देवकी नंदन खत्री का है। भूत का नाथ कौन है? देवकी नंदन खत्री है। और आदर्श हिंदू में लज्जा रहती है, में लज्जा, लज्जा फा लज्जा, राम मेहता को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 560 है कि प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। ए में सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला गोदान, बीवी प्रेमाश्रय, निर्मला सेवा सदन और गोदान, फिर सेवा सदन निर्मला प्रेमाश्रय गोदान और निर्मला सेवा सदन कर्मभूमि प्रेमाश्रय गोदान। तो इसके हिसाब से मैंने आपको बताया था, सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, कर्मभूमि में, गोदान आए मंगल सूत्र में, बध गए प्रेम। मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, रंग भूमि में, गोदान आए मंगल सूत्र में, बध गए प्रेम। तो सेवा प्रेमा, इसका मतलब सबसे पहले सेवा सदन है, सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में। इन्हीं की विकल्प ये है। सेवा सदन 1918 में मैंने बताया था कि सेवा सदन में 18 जन प्रेम से रहते हैं, दोनों 2-2 22 में। निर्मला क्या है? निर्मला तो है ना, निर्मला तो 7-2 7-2 2-7, गोदान करो, गो का दान करो, 36 इतने करके गो का दान करो। ये एकदम बिल्कुल, अगर आपको विस्तृत रूप से क्लास लेनी है तो हिंदी पीजीटी की प्लेलिस्ट को ओपन करके आप पूरी की पूरी विधाओं को, पूरे के पूरे पीजीटी के पाठ्यक्रम को आप ट्रिक से विस्तृत रूप से याद कर सकते हैं। ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को अब बूस्ट कर रहे हैं। तो कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का, सेवा सदन में 18 जन, प्रेम से दोनों 22 में, है ना, निर्मला तू साथ दे, तू और साथ, और गोदान 36 का है। प्रश्न संख्या 561 है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामय शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। किस उपन्यास से उद्धृत है? गोदान, दिव्या, आपका बंटी या बाणभट्ट की आत्मकथा। बिल्कुल सही जवाब आगे से विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी बाणभट्ट की आत्मकथा इज राइट आंसर, है ना। शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए, ये कब से? बोले बाणभट्ट की आत्मकथा से पता चलता है कि शक्ति की उपेक्षा करने वाले सम्राट नष्ट हो गए, है ना। बाणभट्ट की आत्मकथा हजार है, 46,000 1946 में हजार प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। उसका एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान में रख लीजिएगा। गोदान, गो का दान करो प्रेम से, 36 ने करके। दिव्या अस्पाल की है, आपका बंटी भंडारे में रहता है, भंडारा फॉर मंडू भंडारे को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 562 है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? बुध और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच, सूरज का 7वां घोड़ा। बिल्कुल, रंगभूमि में तू पहुंच, प्रेम से पहुंच, प्रेम से तू पहुंच, 2 और 5, प्रेम फॉर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है। बुध और समुद्र की बात करते हैं ना, बुध और समुद्र से बिल्कुल क्या हो जाता है, गाकर भर जाती है, और अमृत की तो अमृत लाल नागर को ध्यान में रख लीजिएगा। झूठा सच, बोले यस, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर का होता है, धर्म और वीर का जो घोड़ा होता है, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर का होता है। तो ऐसे कुछ किलो बनाकर इन्हें दिमाग में बैठाना है। प्रश्न संख्या 563 है कि लेखन यानी कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कीर्ति इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्रमभूमि, रंगभूमि, गबन और सेवा सदन। सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, क्रमभूमि, और सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और क्रमभूमि, रंगभूमि, क्रमभूमि, सेवा सदन और गबन। तो मैंने आपको बताया था सेवा प्रेमा रंग में, सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, क्रमभूमि में, गोदान आए मंगल सूत्र बध गए प्रेम। तो इसके हिसाब से देखेंगे विकल्प सी, है ना, सेवा प्रेमा रंग में, सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, क्रमभूमि में, गोदान आए मंगल सूत्र में। सेवा सदन 1918 में, एकदम अभी आपको बताएगा। रंगभूमि में तो पहुंच भैया, तो 25 में। गबन कर देते हैं, 3 का 1 बना दो, गबन हो जाएगा 31 में। और कर्म भूमि से तन मन धन तीनों से लगो 33 में, है ना। और मैंने आपको बताया था कि सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, कर्म भूमि में, गोदान आए मंगल सूत्र में, बध गए प्रेम। जैसे भी बैठे बैठाने का प्रयास करना है आपको, और इन्हें बिल्कुल रट लेना है। अब प्रश्न के 564 के मतलब नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प कौन सा है?
बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, सुहाग के नूपुर। सुहाग के नूपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस। और मानस का हंस, सुहाग के नूपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष। तो 564 का आप सबका जवाब ही बड़े तेजी के साथ आगे सर्विकल पे को लाग किया जाए। बूंद और समुद्र, देखो बूंद बूंद से क्या होता है, गागर भर जाती है अमृत की। और 56 बूंद, और समुद्र कितनी, 56 है। सुहाग के नूपुर 60 है। अमृत और विष की बात करते हैं तो अच्छी अच्छी होती है 1966 में। और मानस का हंस 72 होता है, मैंने आपको बताया था 1972, ध्यान में रख लीजिएगा। ये सारे के सारे उपन्यास जो है अमृतलाल नागर के हैं। बूंद और समुद्र अमृत की होती है। सुहाग के नूपुर बिल्कुल 60 नूपुर है, सुहाग के 60 नूपुर अमृत के हैं। अमृत और विष से अमृत निकलती है, लेकिन अच्छी अच्छी निकलती है 6। मानस का हंस 72 होता है, 72 फरवरी 1972 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं 56, 60, 66 और 72। अब प्रश्न संख्या 565 है कि निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते और पुनर्नवा। बिल्कुल सही जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाग किया जाए। जो पुनर्नवा होता है ना, पुनर्नवा नवा होते हैं तो 1000 होते हैं, पुनर्नवा नवा होते हैं तो 1000 होते हैं। यानी कि भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है पतन चित्रलेखा का हुआ 3 वर्ष में, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं आखिरी दांव में, है ना, ये ध्यान में रख सकते हैं। तो इसको पुनर्नवा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, ये ध्यान में आप रखिएगा। अब इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है पतन चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, है ना, और वो है फिर नहीं आई, सामर्थ्य और शिवा थके हैं पाँव से, सीधी सच्ची बात, सभी ने चावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा नामदास का पोथा आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। अब प्रश्न संख्या 566 है कि सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन या फिर रंगभूमि। तो बिल्कुल जो सूर व्यक्ति होता है, वीर बहादुर होता है और रंगभूमि में पहुंचता है, तो रंग में तू पहुंच, रंगभूमि में तू पहुंच और प्रेम से पहुंच सूरदास, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या आप देख सकते हैं। सूरदास प्रेमचंद द्वारा लिखित रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र है। रंगभूमि का हिंदी रूपांतर 1925 ईस्वी में उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती से किया गया है। इस उपन्यास के अन्य पात्रों में देख सकते हैं सोफिया, भरत सिंह, सुहाबी और जाह्नवी है। सेवा सदन वर्ष 1918 में लिखा गया उपन्यास है प्रेमचंद जी का। सुमन, गजाधर, शांता इसके प्रमुख पात्र हैं। कर्मभूमि में तुम पहुँचो, कर्मभूमि में तन मन धन तीनों से, हालांकि यहाँ 32 दिखाई दे रहा है तो 32 33 ध्यान में रख लीजिएगा। अमरकांत, समरकांत, मैना और सुखदा है। प्रेम से दोनों साथ साथ रहते हैं 22 में। प्रेम शंकर, मनोहर, दुखन और भगत इत्यादि। प्रश्न संख्या 567 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। पीली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। एकदम बिल्कुल रटा रटाया आ गया कि सर चौखट नहीं है और पीली आंधी भी नहीं है ना। डाक बंगला कमलेश्वर कृपा से, कितने पाकिस्तान केवल अंतिम यात्रा कमलेश्वर कृपा से। मैंने आपको बताया था पीली आंधी प्रभा खेतान की, पासे पीली पासे प्रभा खेतान। काली आंधी कमलेश्वर का है। और चौखट यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो चौखट भी अगर देखा जाए तो कमलेश्वर जी की रचना नहीं है, बल्कि द्रोणवीर कोहली का है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि चौखट में पीली आंधी उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। चौखट के लेखक द्रोणवीर कोहली है। पीली आंधी के लेखक प्रभा खेतान है। डाक बंगला, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के उपन्यास है। काली आंधी 1974 ईस्वी में कमलेश्वर का एक अन्य उपन्यास है ना। आयोग ने इसका उत्तर डी माना था, जबकि विकल्प ए और डी दोनों सही होना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 568 है कि निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे एक आपको कूट भी दिख रहा है, इसी कूट के हिसाब से आपको मिलाना है। देखिए श्यामा स्वप्न है ना, जो जग को मोह लेता है, तो श्यामा का स्वप्न जग को मोहता है, नी ठाकुर जगमोहन सिंह। नारेंद्र मोहनी रूप है किसकी, बोले देवकी के नंदन का जो रूप है वो नारेंद्र मोहनी रूप देवकी का है। देवकी नंदन का रूप जो है मोहनी रूप है। मायाविनी, बिल्कुल जो मायाविनी व्यक्ति होता है, माया वाला होता है ना, वो फट से क्या करता है, गह की माया मारता है, गहमरी का है। और पृथ्वीराज चौहान की आंखें जो है ना बल देती हैं, बल देती फार बलदेव को। पृथ्वीराज की आंखों से देखोगे, आंखों में आंखों डाल करके तो आपको एक बल मिलेगा, आत्मबल मिलेगा। ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा
और इन्हें दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प सी आपका जा रहा 3, 1, 2, 4 इज राइट आंसर। देखिए श्यामा स्वप्न क्या करता है, जग को मोह लेता है। नरेंद्र मोहनी की बात करते हैं, मोहनी देवकी हैं। मायावनी गहमरी और पृथ्वीराज की आंखें बलदेव। अब प्रश्न संख्या 569 है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार क्या है? प्रेम प्रपंच है, कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज। तो बिल्कुल गोदान, गो का दान करता है ना, और गो से जिसका लगाव होगा वो कृषक होगा। तो गो से ज़्यादा लगाव करने वाले कृषक होते हैं। तो कृषक जीवन की गाथा है, ध्यान में आप रख लीजिएगा। और प्रश्न के 569 को ऐसे ही आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या, इसकी व्याख्या देख सकते हैं। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार कृषक जीवन है। प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण वरदान में है। दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण निर्मला में है। अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों द्वारा का चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्र रंगभूमि में है। ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास है। अब प्रश्न क्या 570 है कि अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, अमृत और विष या बूंद और समुद्र। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी, बूंद और समुद्र इज राइट आंसर, है ना। बूंद कितने की? 1956 की, ध्यान में रखिएगा। 56 बूंद से समुद्र भर जाता है, अमृत का गागर है। तो अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास बूंद और समुद्र, इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। इस उपन्यास में लेखक ने जो है लखनऊ चौक का के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया है। अमृत और विष का प्रकाशन 1986 में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण है। एकदा नैमिषारण्य 1972 में, है ना। तो एकदा नैमिषारण्य बेहतर होता है। प्रकाशन आचार्य भार्गव सोमाहुति। नैमिष आंदोलन एवं संस्कृत पुनर्जागरण का चित्रण है। मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित जो तुलसीदास के जीवनी एवं व्यक्तित्व के आधारित उपन्यास है। ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं। संख्या 571 है कि सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक भिंद्रावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी या फिर रांगे राघव। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि अमर बेल अगर आपको मिलेगी ना, बिंद्रावन में जाओगे, बिंद्रावन में तो अमर बेल मिलेगी। अमर बेल कहाँ पे मिलेगी? बोले सर बिंद्रावन में। तो बिंद्रावन फार भिंद्रावन लाल वर्मा को ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए असामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक भिंद्रावन लाल वर्मा हैं। ये ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंडार, माधवजी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि हैं। प्रश्न संख्या 572 है कि निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिवेशिक युग से है। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, नामदास का पोथा या चारु चंद्रलेख। तो 572 का जवाब आ गया। सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अनाम दास का पोथा इज राइट आंसर, है ना। अनाम जब होता है ना तो उसका संबंध होता है औपनिवेशिक, इधर में रखिएगा। अनाम दास का पोथा उपन्यास की कथा वस्तु औपनिवेशिक की प्रवेश एवं जीवन पद्धति पर चित्रण है। इसका रचना 1976 ईस्वी में छंदों के बृहद के आधार पर हुई है। अब प्रश्न संख्या 573 है कि व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भगवती चरण वर्मा नहीं, उपेंद्र नाथ तस्कर नहीं है, रामेश्वर शुक्लांचल नहीं है, गोपाल राम गहरमेरी नहीं है। तो 573 का जवाब आ गया। विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी गोपाल राम गहरमेरी इज राइट आंसर। ये व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में नहीं आते, इधर में आप रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 574 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रद्धाराम फुल्लरी, श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी या मुंशी प्रेमचंद। तो 74 का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी श्रीनिवास दास इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 575 है कि निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। हरिया हरकुलिस की हैरानी, कसब, सोना माटी मैं कौन हूँ। देखो सोना माटी नहीं है, सोना से माटी बना दे, माटी से सोना बना दे, विवेकी व्यक्ति जो होता है ना वो बिल्कुल माटी को सोना बना देता है। सोना माटी ध्यान में रखिएगा, विवेकी राय की रचना है। बाकी शेष जो देख रहे हैं मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 576 है कि उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है। काला पहाड़ भगवान मोरवाल का, अंधेरे के जुगनी रंगे राघव का, वेदिन निर्मल वर्मा का, करवट राजेंद्र यादव का। बिल्कुल करवट पीढ़ियाँ ये देखेंगे ना तो बिल्कुल राजेंद्र यादव की नहीं है, इधर में रख लीजिएगा। अमृतलाल नागर का है ना।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। काला पहाड़ की बात करते हैं। काला पहाड़ जो होता है ना, बिल्कुल मार्बल का होता है। तो मार्बल पहाड़ भगवान दास मार्बल को ध्यान में रख लीजिएगा। और काले पहाड़ से भगवान के दास मार्बल बनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव, वे दिन निर्मल होते हैं, निर्मल वर्मा का है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 577 है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, रामविलास शर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का? देखिए, प्रेमचंद जी क्या है, सदियों से पददलित, उपेक्षित, अपमानित कृषकों के हजार आवाज थे। ये आप कह सकते हैं कि हजारों बार सदियों से पददलित, अपमानित, उपेक्षित कृषक की आवाज हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रेमचंद सदियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब प्रश्न संख्या 578 है कि उपन्यास और उसके पात्रों का कौन सा युग्म सही है? सुनीता में देख रहे हैं, सुनीता और हरीश हैं। अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा हरबंस हैं। दादा कामरेड रेखा हरिप्रसन्न, और नदी के दीप में सैल और भुवन। अनाम दास का पोथा में रैक चंद्र दधिती हैं। तो कह रहे कौन सा युग्म सही है, आपको जवाब देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंस है, ये सही है। बाकी सबको देखा जाएगा तो सही नहीं है ना। सुनीता की बात करते हैं तो सुनीता जैन जी का उपन्यास है, जिनमें सुनीता, श्रीकांत, हरबंस और सत्या। नदी के दिक में आगे जी का उपन्यास है। भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन है। दादा कामरेड यशपाल जी का है, जिसमें हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर, राबर्ट आदि हैं। और अनाम दास के पोथा में ज्वाला, रितंबरा, रिजुका और रैक है। ये ध्यान में आपको रखना था और इस तरह से इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दोबारा अगर पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न को सही कर पाए। इसलिए सारे प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से देखा जा रहा है कि हो सकता है कि यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रश्न ना बने, लेकिन उनमें से जो तथ्य हैं वहाँ से प्रश्न बन सकता है। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? लखनऊ, बनारस, दिल्ली, आगरा, मेरठ? तो आपका जवाब आया कि सर विकल्प ई को लॉक किया जाए। विकल्प ए, परीक्षा गुरु उपन्यास की बात करते हैं तो दिल्ली शहर का है। विकल्प सी, दिल्ली शहर के जो रईस हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है ना। बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा है। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है और इसका रचनाकाल 1882। प्रसंख्या 580 है कि जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, गोदान या फिर कर्मभूमि? तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी, गोदान इज राइट आंसर, है ना। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मिलता है। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा गोदान उपन्यास में मालती व मेहता के मध्य देखा जा सकता है। मालती व मेहता दोनों ही शिक्षित हैं तथा समाज को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं, किंतु वह दोनों विवाह के बोझिल बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की तत्कालिक रूपरेखा मालती के इस कदम से देखी जा सकती है कि नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है ना। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, मंगलसूत्र जो कि अधूरा है, बाद में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया गया है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 581 है कि लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? हिंदू महासभा वालों और मुसलमानों के लिए, आर्य समाजवादियों और कम्युनिस्टों के लिए, हिंदुओं और सिखों के लिए, कम्युनिस्टों और मुसलमानों के लिए, सिखों और मुसलमानों के लिए? 581 का जवाब आप सबको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है विकल्प ई को लॉक किया जाए। सिखों और मुसलमानों के बीच में सिम
सिम के लिए। लड़ने वाली 20वीं शताब्दी, मध्य युग, ये सब बातें हैं ना सिख और मुसलमान के बीच में, ध्यान में रख लीजिएगा। लड़ने वालों के पाँव 20वीं सदी में मध्य, है ना, सिर मध्य में था, सिर मध्य और पाँव 20 में, तो बिल्कुल तमस में कथन सिखों और मुसलमानों के लिए। तमस उपन्यास विधा की कृति है, इसके रचनाकार भीष्म साहनी है। तमस में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन हुआ है। इसका रचनाकाल 1973 ईस्वी में है। इसमें भीष्म साहनी जी के अन्य उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतु, नीलू, नीलमा, नीलूफर, ये ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 582 है कि तमस का कौन सा पात्र कथनी और करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? शंकर, जनरल सिंह मेहता जी, कश्मीरी लाल, मास्टर रामदास। तो 582 का जवाब भी अब धीरे धीरे आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी कश्मीरी लाल इज राइट आंसर, है ना। कथनी करनी में विडंबना को व्यक्त करता है। कश्मीरी व्यक्ति जो होता है ना, वो कथनी करनी में समान होने की विडंबना, कथनी करनी, कश्मीरी, है ना, कथनी करनी में का से कश्मीरी, का से कथनी, का से करनी, है ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा कि तमस में कश्मीरी लाल कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित है। इस उपन्यास में भारत विभाजन के समय की स्थिति का अंकन किया गया। अब प्रश्न संख्या 583 है कि मैला आंचल में प्रशांत सब बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? कमला को, स्नेहमयी, मंगला, ममता या लक्ष्मी को? तो बिल्कुल ममता, विकल्प डी ममता को जो है ना उपन्यासों की नारी कहा है। 583 का जवाब आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी ममता इज राइट आंसर, है ना। मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहता है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रसन्न, बलदेव, कालीचरण, बावन दास, विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल सिंह हैं। कमला, ममता, फुलिया आदि हैं। रेणु के प्रमुख उपन्यास मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और रामरतन राय। अब प्रश्न संख्या 584 है कि मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? बुढ़िया की प्रकृति का, प्रेम संबंध का, जातिवाद का, आर्थिक विषमता का, सांप्रदायिक विदेश का? बिल्कुल सही जवाब विकल्प ई है कि जो सांप्रदायिक विदेश है इसका चित्रण मैला आंचल में नहीं है। मैला आंचल कितना है? 54 एकड़ है। 1954 में लिखा गया है, रेणु द्वारा लिखा गया है। एक आंचलिक उपन्यास ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इसमें आपने देखा कि सांप्रदायिक विदेश नहीं है। मैलांचल पुड़िया जिले के मूरीगंज गांव की कथा है। इसमें पुड़िया की प्राकृतिक, डॉक्टर प्रशांत और कमला का प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता आदि का चित्रण हुआ है। अब प्रश्न संख्या 585 है कि तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक है कि भारतीय इतिहास व कला का मर्मज्ञ एवं पारखी है, केवल निजी हित के बारे में सोचने वाला है, सांप्रदायिकता को लेकर अतिभाव कम संवेदनशील है, निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग करने वाला और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला है। कौन सा एक नहीं है? आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 585 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी सांप्रदायिकता को लेकर अतिभाव कम संवेदनशील है, नहीं है, यही विकल्प सही है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं कि तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र के निम्न से हैं। सांप्रदायिकता को लेकर अतिभाव कम संवेदनशील होना इसकी विशेषता नहीं है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ। तमस उपन्यास को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। इस उपन्यास पर 1886 ईस्वी में गोविंद निहलानी द्वारा दूरदर्शन पर धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनाई गई थी। तमस की कथा परिधि में अप्रैल 1947 5 दिन की घटना क्रम के समय में पंजाब के जिले के प्रवेश के रूप में लिया गया है। आज़ादी के ठीक पहले सांप्रदायिकता की बैसाखियाँ लगाकर पाशविकता का जो नंगा नाच इस देश में नाचा गया था, उसका अंतरंग चित्रण भीष्म साहनी ने इस उपन्यास में चित्रित किया है। इस उपन्यास के अन्य पात्र हैं वानप्रस्थ जी, मुराद अली, नत्थू, लिज्जा, जनरल नारायण। इनकी अन्य उपन्यास झरोखा, कड़ियाँ, बसंती, कुंतु, नीलू, नीलमा लोफर हो जाए, है ना। एक ट्रिक मैंने आपको बताया था कि झक तब मारो बसंती जब नीलू नीलमा लोफर हो जाए, है ना, इधर में रखिएगा। प्रश्न के 586
कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्तरई और इसमें से रंगभूमि प्रेमाश्रय गोदान, प्रेमाश्रय कर्मभूमि गोदान, गबन कर्मभूमि प्रेमाश्रय और गबन रंगभूमि गोदान और रंगभूमि प्रेमा कर्मभूमि गोदान। तो प्रेम से कर्म करो और गोदान करो, प्रेम से कर्म करो और गोदान करो, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। 586 का जवाब धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों को आ गया कि प्रेम से कर्म करो और गो का दान करो। प्रेम से, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गोदान, है ना। तो प्रेम से क्या करो, कर्म करो और प्रेम करो, गोदान करो, ठीक है। तो ये 3 जो है बृहत्तरई है, ध्यान में रख लीजिएगा कृषि हिंदुस्तानी किसानों की। रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमाश्रय कर्मभूमि गोदान हिंदुस्तान उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत्तरई है। इन उपन्यासों के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन का प्रवर्तन किया है। इनके प्रमुख उपन्यास है प्रेमा, शिवा सदन, वरदान, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और कर्मभूमि गोदान। गंगोली गांव में किस उपन्यास की कथा वस्तु है? आधा गांव, राग दरबारी, रंगभूमि, अलग अलग बैतरणी, काला पहाड़। तो आधा गांव, गंगोली क्या है? गंगोली गांव में आधा गांव राही मसूम रजा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये ध्यान में आप रखिएगा और प्रश्न संख्या 587 को बिल्कुल ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। गंगोली गांव में आधा गांव उपन्यास की कथा वस्तु है। आधा गांव राही मसूम रजा का उपन्यास है। गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। राही मसूम रजा के प्रमुख उपन्यास आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज है, सीन 75, काटा कटरा भी आरजू, राग दरबारी उपन्यास हरिलाल शुक्ल का है, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का है, अलग अलग बैतरणी से प्रसाद सिंह का है, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का है। अब प्रश्न संख्या 588, गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु है। महिला आंचल उपन्यास में यह वाक्य किसका है? कमला का, ममता का, अनिल कुमार बनर्जी का, प्रशांत का या स्नेहमयी का? तो देखिए, गरीबी और जहालत 2 कीटाणु हैं। तो कीटाणु डॉक्टर बताता है, डॉक्टर फॉर डॉक्टर प्रशांत को ध्यान में रख लीजिएगा। कीटाणु 2 कीटाणु प्रशांत ने बताया, ठीक है। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं। महिला आंचल उपन्यास में यह वाक्य डॉक्टर प्रशांत का है। डॉक्टर प्रशांत की शोषित गरीब लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी है। महिला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु ने इसमें पुड़िया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इनके अनुपन्यास प्रति पर कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, फणीश्वरनाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास है। इन्हीं फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार है। तो इसके 589 प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला। रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रेमाश्रय। निर्मला प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प है, या फिर कायाकल्प, प्रेमाश्रय, निर्मला या रंगभूमि है। तो प्रश्न संख्या 589 का जवाब बड़े धल्ले से आ गया। सर विकल्प एक को लॉक किया जाए। प्रेमाश्रय 1922 में, प्रेम से रहो साथ साथ, रंगभूमि में तुम पहुँचो 25, कायाकल्प तो अच्छी है 26 की, निर्मला 27 1927 ध्यान में रख लीजिएगा। इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आपने देखा कि 22, 25, 26, 27 इज राइट आंसर। अब प्रश्न संख्या 590, लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? आदर्श हिंदू, सरकारी नारा यानी नारी होना था, गुप्त गोदना, राधाकांत। तो 590 का आगे कि लज्जा कौन करता है? आदर्श हिंदू जो होता है ना, वो लज्जा करता है। लज्जा फल लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है, आदर्श हिंदू है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। दूत रसिकलाल, स्वतंत्रमा, प्रतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार, अन्य लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है। जबकि गुप्त गोदना दीपकेंद्र खत्री का, राधाकांत 1918 ब्रजेंद्र सहाय द्वारा रचित है। अब प्रश्न संख्या 591, कंकाल उपन्यास का प्रकाशन कब हो गया, कब हुआ था? 26 में, 1926 में, 1927 में, 1928, 1929 में। मैंने बताया था ना, दोनों सूख कर कंकाल हो गए, दोनों 2 और 9, 1929 में प्रसाद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास, ध्यान में रखिएगा। कंकाल उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ। कंकाल उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद है। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास तितली 34, इरावती 36 अपूर्ण ऐतिहासिक रचना है। अब प्रश्न संख्या 592 है कि आर्थर कॉर्न डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं,
किशोरीलाल गोस्वामी है, प्रेमचंद है, या फिर डी गोपाल राम गहमरी है। तो बिल्कुल सही जवाब आ गया कि कानन डायल से प्रभावित जो उपन्यासकार हैं, विकल्प डी गहमरी इज राइट आंसर। कानन डायल गहमरी, गोपाल राम गहमरी को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 593 है कि सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? 1907, 1918, 1920, 1934। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सेवा सदन उपन्यास का जो प्रकाशन है 1918। सेवा सदन में कितने जन? बोले 18 जन रहते हैं। तो 18 को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें ट्रिक लगाकर, स्टार लगाकर इन्हें ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या, इसको व्याख्या देख सकते हैं कि सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है, ध्यान में रखिएगा। इनकी प्रमुख उपन्यासिक कृतियां हैं प्रेमा 1907 में, वरदान 1921 में, प्रेमा 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1933 में और गोदा 1936 में, मंगलसूत्र 1948 में, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 594 की फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार कौन हैं? यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क, आगे या फिर नागार्जुन? तो 594 का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, आगे इज राइट आंसर, है ना। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित आगे हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रश्न संख्या 595 है कि देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? 1905, 1906, 1902, 1908? तो देवकी उपन्यास 1905 इज राइट आंसर। 1905 में अनूठी बेगम उपन्यास प्रकाशन हुआ, ध्यान में रख लीजिएगा। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम सन 1905 में प्रकाशित हुआ। इनके अनुपन्यास चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्रवीर, कुसुम कुमारी, कादर कोठरी, गुप्त गोदना और भूतनाथ, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 596 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? परख, सुनीता, शेखर एक जूनी या त्यागपत्र? तो देखिए, परख, सुनीता, त्याग, कल्याणी, सुखदा, विवर्त गए व्यतीत, ये जैनेन्द्र के हैं। शेखर एक जूनी आगे का है, 1940 और 44 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 598 है कि पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी या गढ़कुंडार? तो देखिए 597 आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 98 दिख रहा है ना। तो बिल्कुल विकल्प ये चित्रलेखा इज राइट आंसर। ठीक है, इधर में आप रख लीजिएगा। चित्रलेखा उपन्यास जो है आप सबके स्क्रीन पर आ गया कि चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। पाप पुण्य सब लिखा होता है ना, भगवती कृपा से। पाप और पुण्य मीमांसा में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा है, भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इसके अनुपन्यास 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भोले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ्य और सीमा, थके हुए पाँव, वह फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सभी ने चावत राम गोसाई। अब प्रश्न संख्या 599 है कि परीक्षा गुरु किसने लिखा? ये जवाब दीजिए। गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या फिर लाला श्रीनिवास दास? तो परीक्षा में गुरु अगर बाएं से मिल जाए, निवास करें, बाएं से निवास करें तो अच्छा होगा। 1982 में लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अब प्रश्न संख्या 600 है कि मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मनोविश्लेषणात्मक, राजनीति, आंचलिक, ऐतिहासिक? तो मैला आंचल कितना है? 54 एकड़ है। 1954 में लिखा गया रेणु द्वारा, एक आंचलिक उपन्यास, ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प सी को लॉक कर लीजिएगा। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। व्याख्या देख सकते हैं कि फणेश्वरनाथ रेणु कृत मैला आंचल मूलतः आंचलिक उपन्यास है। इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। फणेश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यास है मैला आंचल, प्रतिपर कथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय है, ध्यान में रख सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।